Hello students. So today we will study about drugs which act on the blood and blood forming organs. तो अब ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स पे हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं जो एक्ट करती हैं. तो अब हमारे पास हम जो ड्रग्स ब्लड के ऊपर अगर एक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास जो ड्रग्स हैं उनका मेजर काम क्या होता है, हमारे पास किसी ना किसी डिसऑर्डर को ट्रीट करना, राइट. तो अब ब्लड से रिलेटेड हमारे पास कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास ब्लड के रिलेटेड जो डिसऑर्डर आता है दैट इज एनीमिया. और एनीमिया क्या होता है, अब हमारे पास एनीमिया इज अ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मेजरली. अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन की या एरिथ्रोसाइट्स की या आरबीसीज की जब हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर हमारे पास दोनों की, हमारे पास हीमोग्लोबिन की भी और आरबीसीज की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, तब उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, दैट डिसीज इज नोन एज एनीमिया. और उस पेशेंट को हम बोलते हैं एनीमिक पेशेंट. और एनीमिया के क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, टायर्डनेस, पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया जैसे सिम्टम्स आते हैं हमारे पास. या तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है या हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है. और जनरली अगर ब्लड का हमारे पास डेफिशिएंसी, अगर आरबीसीज, अब ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसीज प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है. और ब्लड का मेजर काम होता है हमारे पास, आरबीसीज का अगर बात करें तो मेजर काम क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना. तो अगर हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोसाइट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिस्टर्ब्ड. हमारे पास ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास टायर्ड रहेगा पेशेंट, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का ट्रांसफर नेसेसरी है. हमारे पास अगर ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर नहीं होगा तो हमारे पास एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है. और अल्टीमेटली जो पेशेंट है वो इनिशियली पेशेंट जो है वो टायर्ड फील करेगा. उसके अलावा पाल्पिटेशंस कॉज होती हैं, हार्ट रेट के ऊपर इफेक्ट होता है. और उसके अलावा हमारे पास अब ये जो एनीमिया है, अब एनीमिया नेक्स्ट हमारे पास आता है कि होता क्यों है. तो या तो हमारे पास डाइटरी फैक्टर्स के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, हमारे पास जो ब्लड फॉर्मिंग कंपाउंड्स हैं, ब्लड फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डाइट से मिलते हैं, जो कि हमारे पास हेल्प करते हैं ब्लड की फॉर्मेशन के अंदर, या तो डाइट के अंदर हमारे पास उसकी डेफिशिएंसी हो, या फिर हमारे पास क्या हो जाए, ब्लड का एक्सेसिव लॉस हो जाए किसी इंजरी की वजह से. और उसके अलावा हमारे पास प्रेगनेंसी होगा अगर किसी पेशेंट को, तो उसके अंदर भी हमारे पास एक्सेसिव जो ब्लड है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. और उसके अलावा हमारे पास अगर किसी पेशेंट के बोन मैरो में हमारे पास डिफेक्ट हो, और या फिर हमारे पास कोई और डिसीज के कारण हमारे पास जो उस पेशेंट के अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाए. तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं एनीमिया होने के. सबसे पहले हमारे पास डाइटरी फैक्टर्स आ सकते हैं, डेफिशिएंसी डाइट के अंदर हो, जो कि हमारे पास सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, उनका जो अमाउंट है दैट इज लेस. और सेकेंडली हमारे पास ब्लड का एक्सेसिव लॉस हो गया ड्यू टू सम इंजरी. और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. उसके अलावा बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो हमारे पास जो भी हमारी लॉन्ग बोन्स है उसके अंदर हमारे पास एक एरिया होता है बोन मैरो, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सिंथेसिस होती है ब्लड वेसल. हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ये हमारे पास कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, बोन मैरो के अंदर. और अगर हमारे पास बोन मैरो के अंदर कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है हमारे पास, उसकी वजह से एनीमिया कॉज हो सकता है. और या फिर हमारे पास किसी और डिसीज की वजह से, जैसे कोई कैंसर पेशेंट्स होते हैं जनरली वो भी एनीमिक होते हैं. तो अभी जो ड्रग्स हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को इंड्यूस करें, या फिर हमारे पास जो ड्रग्स को हम यूज करते हैं एनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं हेमाटिनिक्स. और ड्रग्स अफेक्टिंग ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली क्लास आती है ड्रग्स की दैट इज हेमाटिनिक्स. अब क्या होते हैं हेमाटिनिक्स, हमारे पास जो सबसे पहला जो हमारे पास क्लास है हेमाटिनिक्स. Hematinics are the drugs
drugs which either influence the blood forming in the body or the drugs which are used for the treatment of anemia. जो ड्रग्स हम एनीमिया की ट्रीटमेंट के अंदर यूज करें या फिर वो ड्रग्स जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को इन्फ्लुएंस करें, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं हेमाटोनिक्स. सो अब हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. और जैसे कि हमारे पास विटामिन B12 चाहिए होता है, फॉलिक एसिड चाहिए होता है, एरिथ्रोपोइटिन चाहिए होता है, एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. तो अगर हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, अब आयरन जो है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो हीमोग्लोबिन का मेजर पार्ट होता है, राइट. और हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होती है. तो अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो आरबीसीज फॉर्म होती हैं उस पेशेंट के अंदर आरबीसीज फॉर्म होंगी, लेकिन हमारे पास जो आरबीसीज फॉर्म होंगी वो साइज में बहुत ज़्यादा स्मॉलर होगी. और उस पेशेंट को हम कहेंगे कि उस पेशेंट को माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया, जिसके अंदर क्या हो गया, हमारे पास जो ब्लड माइक्रोसाइटिक एनीमिया यानी कि जो आरबीसीज फॉर्म हो रही है उनका जो साइज है दैट इज वेरी स्मॉल ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. और उसके अलावा हमारे पास अगर किसी पेशेंट के अंदर विटामिन B12 की या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास जो आरबीसीज बनती हैं वो मैच्योर नहीं हो पाती प्रॉपर्ली, और हमारे पास वो उनका साइज जो है वो हमारे पास नॉर्मल रहता है, लेकिन जो आरबीसीज फॉर्म होती हैं वो डिफेक्टिव फॉर्म होती है. और इसी वजह से हमारे पास जो ये विटामिन B12 है और फॉलिक एसिड है इसको हम मैचुरेशन फैक्टर्स बोलते हैं, यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं ये हेल्प करते हैं आरबीसीज को मैच्योर करवाने में. तो जब हमारे पास विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तब हमारे पास जो आरबीसीज हैं वो मैच्योर नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से हमारे पास डिफेक्टिव आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है. और इन द केस जब हमारे पास डिफेक्टिव आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है तब हम बोलते हैं कि या तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया उस पेशेंट के अंदर. सो हमने 2 टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में पढ़ा. फर्स्ट एनीमिया है हमारे पास माइक्रोसाइटिक, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. और सेकेंड हमने पढ़ा मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया which happens due to the deficiency of iron and folic acid. अब हेमाटोनिक्स के अंदर हमारे पास the drugs which are, अब हेमाटोनिक्स क्या होती है, the drugs which are used for the treatment of anemia. और इसके अंदर हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एजेंट यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया दैट इज आयरन. हमारे पास आयरन सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं इन द पेशेंट्स विद एनीमिया. तो अब आयरन जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी. और आयरन जो है ये रिक्वायर्ड होता है आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए. हमारी बॉडी के अंदर जनरली 3.5 ग्राम आयरन होता है, और टोटल जो आयरन है बॉडी के अंदर दैट इज 3.5 ग्राम. और इसका जो 2/3 पोर्शन होता है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है. मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर आयरन के सोर्सेज हैं या फिर रिसोर्सेज हैं दैट आर हीमोग्लोबिन. हमारा जो बॉडी के अंदर आयरन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन हमारे पास आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होती है. सो अब उसके अलावा हमारे पास जो 2/3 है वो हीमोग्लोबिन के अंदर स्टोर्ड है. उसके अलावा जो बाकी का आयरन है हमारी बॉडी के अंदर वो स्टोरेज ऑर्गन्स, मसल्स, एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट होता है. तो अब हमारे पास बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है, तो आयरन डेफिशिएंसी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं. या तो हमारे पास जो आयरन का इनटेक है बॉडी के अंदर वो इनएडिक्वेट है, यानी कि हमारे पास जो आयरन का जो डाइट से हम आयरन कंज्यूम कर रहे हैं हमारे पास वो जो आयरन आ रहा है दैट इज नॉट प्रॉपर अमाउंट. जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है उससे कम अमाउंट जब हम इंजेस्ट करते हैं तब हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की. और उसके अलावा अगर हमारे पास आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना हो रही हो, या फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रॉपर ना हो रहा हो, या फिर यूटिलाइजेशन प्रॉपर ना हो रही हो, या फिर अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए तो भी हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है. अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 0.33% आयरन होता है, जो कि इक्विवेलेंट है हमारे पास 50 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड के.
मतलब एक अगर हम 100 ml ऑफ ब्लड लेंगे तो उसके अंदर 50 mg आयरन प्रेजेंट होगा। और अगर हमने बॉडी का लेवल 1 ग्राम पर 100 ml इंक्रीज करना है तो हमें 200 mg ऑफ आयरन रिक्वायर्ड होगा। सो क्या मतलब है कि हमारे पास अगर हम ये बोलते हैं ना कि जनरली HB का लेवल देखा जाता है कि HB कितनी है, तो HB का हमारे पास जो लेवल आता है वो आता है पर mg पर 100 ml। तो हमारे पास जनरली 11 या 12 जो है HG हमारे पास HB होता है, मतलब हमारे पास 11 mg HB होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, राइट। तो अगर हमारे पास किसी का 10 रह गया, किसी का 8 रह गया और हमने उसका अगर 9 mg ब्लड, हमने 9 HB पर 100 ml करना है ब्लड को, तो हमारे पास क्या किया जाएगा, 200 mg हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होगी। और आयरन जो है वो हमारे पास हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस में हेल्प करेगा और फर्दर हेमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास RBCs के अंदर जाके कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो अब आता है हमारे पास कि अगर किसी के अंदर हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी है तो डाइटरी सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास आयरन के। तो जनरली जो आयरन है उसका जो रिच सोर्स है दैट इज मीट। हमारे पास जो ऑर्गन मीट होता है, एग यॉक होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, व्हीट जर्म होता है, हमारे पास यीस्ट होता है, बनाना, एप्पल, ये सारे हमारे पास रिच सोर्सेज हैं आयरन के। लेकिन इन कंपैरिजन जो हमारे पास मिल्क है और रूट वेजिटेबल्स है ये हमारे पास पुअर सोर्सेज होती हैं आयरन की। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी है तो रैदर देन डायरेक्टली हमारे पास सप्लीमेंट्स लेने के ये प्रेफर किया जाता है कि उस पेशेंट को ऑर्गन मीट या एग यॉक या फिर व्हीट जर्म ऑयल या फिर यीस्ट जैसी जो या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, एप्पल, तो हमारे पास खिलाया जाए। सो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमने क्या पढ़ा था कि जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो फर्स्ट रीजन क्या होता है आयरन की डेफिशिएंसी का, कि हमारे पास डाइट से ही जो अमाउंट ऑफ आयरन जो पेशेंट कंज्यूम कर रहा है दैट इज लेस। तो एक तो ये रीजन है। अब सेकेंड रीजन क्या हो सकता है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ आयरन का, वो था इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन, यानी कि आयरन की एब्जॉर्प्शन ही हमारे पास प्रॉपर नहीं हो रही है। तो अगर आयरन के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर जो डेली रिक्वायरमेंट है आयरन की दैट इज 1 mg। और हमारे पास 1 mg जो आयरन रिक्वायर्ड होता है वो कब रिक्वायर्ड होता है, जब हमारे पास जो ग्रोइंग पेशेंट्स हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर ब्लीडिंग हो रही है या मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर 1 mg डेली हमें रिक्वायरमेंट होती है आयरन की। और अभी जो हमारे पास फीटस होता है वो 700 mg ऑफ आयरन को ड्रेन कर लेता है 10 मंथ्स के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास जो 10 to 15% ऑफ डाइटरी आयरन होता है वो हमारे पास 1 to 2.5 ग्राम बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और एवरेज डेली डाइट के अंदर हमारे पास 10 to 20 mg हमारे पास आयरन होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी के अंदर 1 mg आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होगा। अब जो आयरन हमारे पास बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो अपर पार्ट है वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। और हमारे पास अब जो आयरन होता है ये हमारे बॉडी के अंदर जो डाइटरी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द फेरिक फॉर्म। फेरिक यानी कि अगर आप आयरन याद करोगे तो हमारे पास क्या होता है Fe, हमारे पास फेरिक आयरन यानी कि Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में हमारे पास आयरन जो है वो डाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। और लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन एब्जॉर्ब होता है वो हमारे पास Fe2 पॉजिटिव यानी कि फेरस की फॉर्म में हमारे पास एब्जॉर्ब होता है, फेरस एंड फेरिक। तो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अगर आयरन को एब्जॉर्ब करवाना है तो हमारे पास जो कंडीशंस है हमारे पास रिड्यूसिंग कंडीशंस बनानी पड़ेगी। हमारे पास फेरिक आयन की जो ऑक्सीडेटिव स्टेट है दैट इज 3 पॉजिटिव और हमारे पास फेरस आयन की जो ऑक्सीडेटिव स्टेट है दैट इज 2 पॉजिटिव। तो अगर हम फेरिक की रिडक्शन करवा देंगे तो हमारे पास फेरस आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी और फेरस आयन जो है ये हमारे पास बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जो हमारी बॉडी के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है या फिर हमारे पास जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, उसके अलावा हमारे पास जितने भी रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, वो क्या करता है हमारे पास फेरस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं
पास एब्जॉर्प्शन जो है वो एनहांस करवा देते हैं आयरन की। क्लियर? अब उसके अलावा हमारे पास जो सब्सटेंसेस, जो ऑक्सीडेटिव सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि हमारे पास जो अल्कलीज होती हैं, फॉस्फेट्स होते हैं या फिर फाइटेट्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं हमारे पास आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवा देते हैं। सो अब आयरन जो है ये हमारे पास एम्प्टी, अब ये एक तो फैक्टर हो गया हमारे पास पीएच का, और हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एब्जॉर्प्शन के अंदर दूसरा इफेक्ट क्या आता है हमारे पास कि आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो एम्प्टी स्टमक हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रिवेलेंट हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो जाती है, यानी कि मार्क्ड एब्जॉर्प्शन होती है आयरन की इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास इन द एम्प्टी स्टमक, लेकिन हमारे पास फिर साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास आयरन का सप्लीमेंट्स जो है वो जनरली प्रेफर किए जाते हैं, या तो इन बिटवीन द मील्स हमारे पास आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाए या फिर हमारे पास आफ्टर द मील्स आयरन सप्लीमेंट दिए जाए, ताकि साइड इफेक्ट्स जो हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। और उसके अलावा हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो म्यूकोजल ब्लॉक होता है वो हमारे पास ब्लॉक करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को। और उसके अलावा हमारे पास म्यूकोजल सेल्स से क्या हो जाता है, हमारे पास जो आयरन है वो फेरिक फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और जो ये फेरिक फॉर्म है ये एपोफेरेटिन एक पॉइंट हमारे पास प्रोटीन होता है उसके साथ बाइंड कर देता है और हमारे पास फेरेटिन की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो फेरेटिन है ये हमारे पास म्यूकोजल जो लेयर है उसके अंदर स्टोर किया जाता है, और ये जो हमारे पास म्यूकोजल लेयर होती है ये 2 से 4 दिन के अंदर शेड हो जाती है। तो अब इसी वजह से हमारे पास अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास फेरेटिन फॉर्म नहीं होता, क्योंकि हमारे पास फेरिक आयन्स नहीं होते, और हमारे पास जो फेरेटिन है वो डिसोसिएट हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे पास इनिशियली वो हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द लेवल्स ऑफ आयरन। अब उसके अलावा हमारे पास जो म्यूकोजल ब्लॉक है, अगर हमारे पास एक्सेस इनटेक हो जाए आयरन का तो उसके केस में हमारे पास म्यूकोजल ब्लॉक हेल्प नहीं कर सकता और हमारे पास एक्सेस एब्जॉर्प्शन हो जाती है आयरन की। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयरन एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास आयरन का ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और एक्सक्रीशन। तो जो आयरन है वो हमारे पास स्टूल्स के अंदर एक्सक्रीट की जाती है। जो हमारे पास जो फेरिक आयन्स है वो एपोफेरेटिन के साथ हमारे पास कंबाइन करके फेरेटिन बना लेते हैं, और जो फेरेटिन है वो हमारे पास रिलीज हो जाता है। अब जो पेशेंट्स के अंदर, जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास आयरन की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है, उन पेशेंट्स के जो स्टूल होते हैं वो जनरली ब्लैकिश इन कलर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, और जो ब्लैकिश कलर होगा वो इंडिकेट करता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ आयरन। अब जो हमारे पास आयरन है वो जो ओल्ड आरबीसीज होती हैं, जब उनकी डीकम्पोजिशन हो जाती है 3 मंथ्स के बाद, तब वहाँ से भी आयरन हमारे पास रिलीज होता है, और फर्दर हमारे पास वही आयरन यूटिलाइज हो जाता है। हमारी बॉडी से 0.5 to 1 mg ऑफ आयरन जो है वो डेली लॉस होता है, और हमारे पास ये जो यूरिन से, बाइल से या फिर स्वेट से, या फिर जब हम एक्सपेलिएशन होती है सेल्स की, तब उसके केस में हमारे पास एक्सक्रीशन हो जाती है आयरन की। और फीमेल्स के केस में हमारे पास जो आयरन का मेजर चंक है दैट इज रिमूव्ड व्हाइल मेंस्ट्रुएशन। अब जो हमारे पास आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है, आयरन जो एब्जॉर्ब होता है वो हमारे पास बोन मैरो के अंदर, लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर स्टोर किया जाता है फेरेटिन के फॉर्म में या फिर हीमोसिडेरिन की फॉर्म में। और जब हमारे पास आयरन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये जो स्टोरेज वेसिकल्स होते हैं इनका ब्रेकडाउन हो जाता है और हमारे पास आयरन जो है वो रिलीज करवाया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है उसके अंदर 50 mg पर 100 ml ब्लड होता है, और जो आयरन है वो हमारे पास ट्रांसफेरेटिन नाम का एक प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जो आयरन है वो हमारे पास ओरली फेरिक की फॉर्म के अंदर ही स्टोर किया जाता है, क्योंकि फेरिक जो है वो हमारे फेरिक आयरन जो है वो हमारे पास एपोफेरेटिन के साथ बाइंड कर जाता है और एपोफेरेटिन के साथ बाइंड करके फेरेटिन की फॉर्मेशन कर लेता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए किसी को आयरन की, तो उस पेशेंट्स के अंदर हमारे पास ओरली आयरन दिया जाता है, 100 to 200 mg की डोज दी जाती है डेली, और हमारे पास फेरस
से सप्लीमेंट बताया जाता है आयरन का, आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट की हमारे पास 100 to 200 mg की टैबलेट्स आती हैं। और ये जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं ये हमारे पास ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ताकि हमारे पास गैस्ट्रिक इरिटेशन जो है उसको मिनिमाइज किया जाए। और उसके अलावा हमारे पास लिक्विड आयरन प्रिपरेशंस भी आती हैं, लेकिन ये जो लिक्विड आयरन प्रिपरेशंस होती हैं ये हमारे पास टीथ को स्टेन कर देती हैं, इसलिए अवॉइड की जाती हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो अभी आयरन का लेवल हमारे पास जो पेशेंट्स डेफिशिएंट हैं, जिनके अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास अबाउट 6 months की हमें ट्रीटमेंट चाहिए होती है टू मेंटेन, टू ब्रिंग द लेवल ऑफ आयरन बैक टू नॉर्मल। और उसके अलावा हमारे आयरन सल्फेट के अलावा हमारे पास फेरस ग्लूकोनेट और फेरस फ्यूमरेट और फेरस सक्सिनेट जैसे जो प्रिपरेशंस हैं वो यूज़ की जाती हैं। अब उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास प्रिपरेशन आती है विच इज़ फेरस ग्लाइसिन सल्फेट। और फेरस ग्लाइसिन सल्फेट जो हमारे पास प्रिपरेशन है ये एक्सपेंसिव प्रिपरेशन होती है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड एब्जॉर्प्शन है, यानी कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और हमारे पास लेकिन हमारे पास कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं इन हमारे पास जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, इनकी वजह से हमारे पास गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, जीआईटी इरिटेशन, एपिगैस्ट्रिक पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। और उसके अलावा लिक्विड प्रिपरेशंस के केस में हमारे पास टीथ जो है वो स्टेन हो जाते हैं। अब ये आता है, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज एक्यूट आयरन पॉइजनिंग। क्या हो जाता है हमारे पास जनरली आयरन पॉइजनिंग जो है ये इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के अंदर होती है। अगर हमारे पास लेकिन अगर अडल्ट्स आयरन का 50 ग्राम से ज़्यादा हमारे पास अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल 50 ग्राम से ज़्यादा इनटेक स्टार्ट करते हैं आयरन का, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, आयरन की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। और चिल्ड्रन के अंदर 1 ग्राम से भी अगर ज़्यादा हमारे पास डाइटरी इनटेक स्टार्ट हो जाए आयरन की, तो भी हमारे पास एक्यूट आयरन पॉइजनिंग हो सकती है। अब क्या होता है हमारे पास अगर आयरन पॉइजनिंग हो जाए, तो वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और हमारे पास हेमाटेमेसिस हो जाता है, यानी कि वो जो पेशेंट है, पेशेंट के अंदर हमारे पास जो वॉमिटिंग होगी वो हमारे पास ब्लड की वॉमिटिंग होगी। और उसके अलावा हमारे पास एसिडोसिस कॉज हो जाता है, जो स्टूल्स हैं उनका कलर ब्लैक इन कलर हो जाता है, कन्वर्जेंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो हार्ट है वो कोलैप्स कर जाता है। और अल्टीमेटली अगर हमारे पास आयरन पॉइजनिंग को ट्रीट ना किया जाए तो जो पेशेंट है वो कोमा में चला जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। और उसके अलावा हमारे पास जो अभी अगर आयरन की जो ये आयरन पॉइजनिंग है, अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या किया जाता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रीटमेंट है दैट इज गैस्ट्रिक लैवेज, यानी कि हमारे पास 1% सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन यूज़ किया जाता है और हमारे पास वॉमिट आउट करवाया जाता है एक्सेस आयरन जो कि इनटेक हुआ है। और उसके अलावा हमारे पास डिफिरॉक्सामीन नाम की एक ड्रग आती है विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, जो हमारे पास आयरन पॉइजनिंग हो गई है। और उसके अलावा हमारे पास जो आयरन की प्रिपरेशंस हैं वो पेरेंट्रली भी यूज़ की जाती हैं। हमारे पास इंट्रामस्कुलर प्रिपरेशन भी प्रेजेंट है और इंट्रावेनस प्रिपरेशन भी प्रेजेंट है। इंट्रामस्कुलर प्रिपरेशंस के अंदर हमारे पास आयरन डेक्स्ट्रान और आयरन सॉर्बिटेट जैसे प्रिपरेशंस प्रेजेंट है। और इंट्रावेनस के अंदर हमारे पास आयरन डेक्स्ट्रान प्रेजेंट है। अब आयरन डेक्स्ट्रान जो है अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात करें तो हमारे पास 2 ml डेली का इंजेक्शन दिया जाता है और इसके अंदर 1 ml के अंदर 50 मिलीग्राम ऑफ आयरन प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एजेंट है ये हमारे पास जो ये इंजेक्शंस हैं, पहले हमारे पास सेंसिटिविटी चेक की जाती है, तभी हमारे पास आयरन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो इंजेक्शंस होते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा पेन कॉज करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आयरन की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास स्टेनिंग हो जाती है ऑर्गन्स की, हमारे पास स्किन के ऊपर स्टेनिंग हो जाएगी और हमें पता चलेगा कि आयरन का इंजेक्शन दिया गया है पर्टिकुलर पेशेंट को। अब जो हमारे पास क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं पेरेंट्रल आयरन के,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पेन कॉज होती है जहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया है, और उसके अलावा हमारे पास पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन के अंदर, फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन्स, चेस्ट पेन्स, नोजिया, वॉमिटिंग, जीआईटी इरिटेशंस, पैल्पिटेशंस और एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो आयरन प्रेपरेशंस है इनके यूजेस क्या क्या है। तो हमारे पास सबसे जो मेजर यूज है हेमाटोनिक्स की डेफिनेशन में ही आ गया था कि हमारे पास जो आयरन की प्रेपरेशन है ये यूज की जाती है एनीमिया के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो एनीमिया में भी हमारे पास माइक्रोसाइटिक एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट के अंदर आयरन दिया जाता है। उसके अलावा प्रोफाइलेक्टिकली हमारे पास आयरन दिया जाता है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, या फिर हमारे पास जो एल्डरली विमेन हैं, या फिर हमारे पास जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स हैं, इनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होने से पहले ही हमारे पास आयरन सप्लीमेंट्स जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास आयरन जो है वो एज एन एस्ट्रिंजेंट यूज किया जाता है। फेरिक क्लोराइड की जो प्रिपरेशन आती है वो हमारे पास एज एन एस्ट्रिंजेंट यूज की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयरन विच इज यूज्ड एज हेमाटोनिक। और हेमाटोनिक्स क्या होता है, हमारे पास ऐसे एजेंट्स जो कि या तो हमारे पास ब्लड फॉर्मिंग को इन्फ्लुएंस करें या फिर हमारे पास हेल्प करें एनीमिया की ट्रीटमेंट के अंदर। इसके आयरन के अलावा हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन और इरिथ्रोपोइटिन भी यूज किया जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।